पर अगर प्रायोरिटी में ईपीएस आ गया, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आ गया, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि हम जब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग किसी कॉर्पोरेट में करवाने जाते हैं तो एक एक मेंबर का, यानी कि एक एक पार्टिसिपेंट का 10-10 हजार रुपए लेते एक दिन का। तब वो लोग इसको बहुत ही ध्यान से करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हुई। उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि 10,000 रुपया खर्चा किया है तो अब तो सीखना ही है। तो वो लोग इतनी अच्छी तरीके से सीखते हैं कि एक दिन के अंदर हम उनको बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर, बहुत ही अच्छा स्पीकर बना दें, जो हम यहाँ पे भी करना चाहते हैं। पर यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप लोग इसको प्रायोरिटी में नहीं ले रहे। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज बाकी जो भी आपका काम है वो काम भी कीजिए, वो मैं ना नहीं कह रहा, पर प्रायोरिटी चेंज कीजिए। प्रायोरिटी में इसको रखिए, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। जब तक आप पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिवली नहीं करेंगे तब तक आपका जो भी काम है वो आसानी से नहीं निकाल सकते आप। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो दुनिया के सारे कोर्स, सारे सॉफ्ट स्किल जो है वो सब कुछ आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले से जो भी काम आपको करवाना है वो काम आप बहुत ही आसानी से करवा पाएंगे अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिटी, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आ गया। तो आइए हम सब साथ मिलके आज का दूसरा सेशन है वो बहुत ही ध्यान से करें और इसको प्रायोरिटी में लें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो मैंने आज आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप जब आज के सेशन में आएंगे तो सबके सब एक कहानी तैयार करके आएंगे और कहानी आपको यहाँ बतानी है। और वो कहानी 1 मिनट की कम से कम होनी चाहिए। सबसे पहले हाथ खड़ा किया है बिंदु जी ने, तो बिंदु जी आप सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले आप आए और कहानी सुनाएं प्लीज। सभी को आज की मेरी कहानी का विषय है ज्ञान होने पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक जो आदमी था वह नाव में सफर कर रहा था नाविक के साथ। अब सफर को करने के बाद कुछ टाइम पास करने के लिए वो लोग बात भी कर रहे थे। तो वो जो था साइंटिस्ट था, जो नाविक के जो सफर करने के लिए जो पैसेंजर गया था वो साइंटिस्ट था। तो बात बात में उसने नाविक से कहा, भाई तुम जियोलॉजी जानते हो? वह बेचारा अनपढ़ आदमी, वो क्या जाने जियोलॉजी। उसने कहा, सर मैं तो कुछ जियोलॉजी वगैरह मैंने तो आज तक ही नहीं सुना। बोले, तुमको जियोलॉजी भी नहीं पता? मूर्ख हो तुमने कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं किया। उसको मतलब बहुत तिरस्कार किया उसका। फिर उसको पूछा, तुम बायोलॉजी जानते होगे? बोला, सर ये क्या होता है बायोलॉजी? अब मैं कैसे जानू, मैं तो भैया नाव चलाने वाला हूँ, मैं सुबह से शाम सिर्फ नाव चलाता हूँ और मेरा भरण पोषण करता हूँ। फिर वो जो साइंटिस्ट था उसको और अहंकार आ गया, अरे तुम बायोलॉजी भी नहीं जानते, मूर्ख हो क्या तुमने अपनी जिंदगी तो वेस्ट कर दी। फिर क्या होता है, पूछता तुम साइकोलॉजी तो जानते ही होगे ना? बोला, भैया ये कौन से किसका नाम है, हम तो कोई साइकोलॉजी नहीं जानते हैं। तब बेचारा वो क्या बोलता है, तुमने अपनी आधी से बेसी जिंदगी बर्बाद कर दी। नाविक बोलता है, भाई अब जो हो गई वो तो हो गई, हमें तो नहीं आता। उतने में क्या होता है, मौसम एकदम खराब हो जाता है और जोरदार बारिश आने लग जाती है और तूफान शुरू हो जाता है। अब तूफान शुरू हो जाता है, नाविक को भी क्या होता है, उसको कुछ बोलना रहता है। बोले, भैया आपको टेक्नोलॉजी आती है? बोले, ये क्या होता है टेक्नोलॉजी? बोले, मतलब आपको स्विमिंग तैरना आता है? बोले, नहीं भैया मैंने तो आज तक नहीं सीखा। तब बोला, आप तो मेरी तो क्या पता आधी से ज्यादा जिंदगी पानी में गई है, अब आप पूरे के पूरे पानी में जाने वाले हो, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। वो नाविक तो अपना तैर के निकल जाता है और वो फंस जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान है, ठीक बात है, लेकिन दूसरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और साधारण नॉलेज हमको होना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया बिंदु जी, बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई और उससे कुछ सीख भी मिली। तो सबको यही सीखना है, कोई भी स्पीच हमको देनी है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई कहानी हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या होगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, लोग हमारी जो स्पीच है वो सुनने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। और अगर पहले 4 सेकंड आपने पब्लिक को खींच लिया तो उसके बाद आपकी स्पीच जब तक खत्म नहीं होगी ना, लोग आपको सुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे कौन बताएगा अपनी कहानी? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ हाँ,
चलिए, चैट बॉक्स में कोई डाल नहीं रहा है। आया किसी का, 1 मिनट। रश्मि जैन जी सादर आमंत्रित है, आप आइए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर, जैसे कि आपका ये टॉपिक था कि एक स्टोरी के थ्रू बताना है, तो मैं एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाऊंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में ही रहता है कि मम्मी लोग ना शुरू शुरू में रिश्वत टाइप देती हैं कि अगर तुम वर्क करोगे तो ये देंगे वो देंगे। तो इसी प्रकार से एक एक फैमिली में उसकी मम्मी, उसके पापा और वो रहता था। तो वो अपना वर्क नहीं करता था, तो उसकी मम्मी ने उसके लिए कुकीज बनाए, और कुकीज बनाने के बाद उससे बोला कि तुम अपना वर्क करो और उसके बाद तुम कुकीज खा सकते हो। तो उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, लेकिन उसकी माँ उस टाइम पे मार्केट चली गई। तो उसके घर में कोई ना होने के कारण उसने सोचा कि जब तक मम्मी नहीं आ रही, जब तक मैं कुकीज उठा के और 1-2 खा लूंगा और बाद में मम्मी से भी मांग सकता हूँ। तो उसने क्या किया, कुकीज का जो जार रहता है उसमें हाथ डाला। तो उसने सोचा 5-6 एक साथ उठा लूं, वो तो उसका उसमें हाथ फंस गया, वो निकाल ही नहीं पा रहा था। तो उसकी उसी टाइम उसकी मम्मी आई, तो उसने बोला बेटा ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला मम्मा मैं कुकीज निकाल रहा हूँ, लेकिन ये तो निकाल ही नहीं रहे हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला कि अब जो एक साथ 5-6 करके निकाल रहे हो, वो एक या 2 निकाल के देखो, आपसे हो जाएगा। तो उसने कुकीज निकाले और उसने 2 कुकीज निकाले, उसके हाथ से निकल आए। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा बेटा आपको इससे क्या शिक्षा मिली? तो उसने बोला मम्मा हमें जितनी आवश्यकता होती है हमें उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेंगे तो वह कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति स्टडी को लेके ही बोले तो स्टडी को लेके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे किसी भी चीज की वैकेंसी निकलती है तो उसी के पीछे भागने लगता है, अपना फोकस मतलब गिरा देता है। तो उससे क्या होता है कि ना वो जिस चीज की तैयारी कर रहा है उसमें आगे बढ़ पाता है, और जो साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसमें भी गिर जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस जिस जगह हम खड़े हैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब हर जगह भागना नहीं चाहिए। जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रश्मि जी, जोरदार तालियां आपके लिए। इसी तरीके से हमें शुरुआत करनी, हमेशा याद रखना। बहुत ही अच्छे। चलिए, आशिका जी सादर आमंत्रित है। आशिका जी प्लीज आप आइए। आशिका जैन जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है आशिका। आशिका जी आपका आवाज नहीं आ रहा। वीडियो ऑफ कर दो, शायद आने लगी। आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। नहीं। हेलो, हाँ आवाज ठीक आ है। रही है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी भी नहीं आ रही क्या? आ रही है हेलो, बोलिए। सर सादर जय जिनेंद्र। एक लालची प्राणी की, हाँ, एक किसान बहुत लालची था। मैं उसकी कहानी पर साउंड हेलो नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। आशिका जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। तब तक हम टीना जैन जी को आमंत्रित करते हैं। टीना जी आप आइए और अपनी कहानी आज की सुनाइए। सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं एक कुछ आशिका जी, टीना जी के बाद आप सुनाएंगे, तो थोड़ी देर आपका माइक म्यूट कर दीजिए। जी जी। टीना जी आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। मैं कुछ मेढकों पर से एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ, कुछ मेढक की टोली एक जंगल में से गुजर रहे थे। तो एक बार गुजरते गुजरते उनके रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आता है, और उस टोली में से 2 मेढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था, और जो बाहर मेढक बचे हुए थे वो सब चिंता में पड़ जाते हैं कि यार ये तो गिर गया, अब कैसे बचेगा, और चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोग कोशिश मत करो, नहीं बचोगे नहीं बचोगे। और जो नीचे मेढक गिरे हुए थे वो लगातार कोशिश किए जा रहे थे कि मैं तो चला जाऊंगा। वो हमेशा वो लोगों की बात सुन नहीं पा रहे थे ऊपर वाले, और चढ़ते जा रहे थे, और ऊपर से आवाजें आ रही थी कि तुम लोग नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे।
नकारात्मक सोच आ रही थी, एक नकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे लोग, लेकिन शायद वो जो मेढक थे वो सुन नहीं पा रहे थे और उछल रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उसमें से जो 2 मेढक थे जो गड्ढे में गिरे हुए थे, उनमें से एक मेढक को उनकी आवाज सुनाई देती है कि तुम लोग नहीं करो, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, कोशिश मत करो। और वो क्या होता है, उनकी बात सुन करके एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। और जो दूसरा मेढक था वो छलांगे लगा रहा था और धीरे धीरे चलते चलते आखिर वो ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद जो मेढक थे कह रहे थे कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, निकल नहीं पाओगे, वो कहते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे बाहर आ गए, तुम्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दी क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं तो बहरा था, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और तो उसको तो सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो ऊपर आ गया। वो तो ये सोच रहा था कि ये सब लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो नीचे था उसको ये लगा कि मैं तो सच में नहीं जा पाऊंगा, तो वो कोने में पड़ा रहा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती सबसे पहले तो कि जो लोग हमें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमें उनकी बातें जब वो आती हैं तो हमें बहरा बन जाना चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने आप में पूरा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तभी हम ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया टीना जी, बहुत ही जबरदस्त, जोरदार तालियां इनके लिए। तो आशिका जी, अगर आप वापस कवरेज में आ चुके हैं तो प्लीज आइए यस सर। और आपकी कहानी सुनिए। सादर जय जगन्नाथ सभी को। सर अब हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। एक बार एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी। वह मुर्गी रोज उसको सोने का अंडा देती थी। वह बेचकर वह बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करता, परिवार वालों को रोज नए नए उपहार लेके आता था। उसके पास बहुत सारी जमीन हो गई थी, गाय हो गई थी और बहुत कुछ उसके पास इकट्ठा हो गया था। वह धीरे धीरे गाँव में सबसे अमीर व्यक्ति हो गया था। कुछ दिनों में वह थोड़े साल में उसको घोड़े, गाँव और उसके पास बहुत सारा सब कुछ हो गया था, जमीन जायदाद हो गई थी। उसने सोचा रोज मैं एक अंडा देती है मुर्गी, मैं एक काम करता हूँ, मुर्गी से सारे अंडे निकाल लेता हूँ। तो उसको ये लालच आ गया। तो उसने क्या किया, मुर्गी को मार के पूरे सोचा कि बहुत सारे अंडे निकल जाएंगे, एक बार में निकाल लेता। तो मुर्गी क्या हुई, मर गई। वो अंडा देना उसने बंद कर दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। देखो एक उस को अंडा मिला था, लेकिन उसकी लालच इतनी लगी कि बहुत सारा मिल जाएगा, तो वो भी मुर्गी मर गई, फिर अंडा देना बंद हो गया। इस कहानी से है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हर प्राप्त करना चाहिए, एकदम से हर पद में फोकस नहीं होना चाहिए। बहुत ही जय बढ़िया सर। आशिका जी, बहुत जोरदार जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, अनिल जैन जी, सादर आमंत्रित है। अनिल जी, आप बताइए कौन सी कहानी बताएंगे आज? हाँ, सभी के लिए जय जिनेंद्र। मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक है संयम एवं जिम्मेदारी। मशहूर कंपनी के मालिक, फोर्ड कंपनी के, उन्हें एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ी। तो उन लोगों ने पेपर में ज्ञापन दिया। उसके आधार पर उन्होंने एक निश्चित समय दिया कि हमारे यहाँ पर आकर के अपनी अपनी विशेषताएं बताएं। उनने इंटरव्यू देने के लिए नहीं बुलाया, उनने बुलाया विशेषताएं बताएं, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें से जितने भी आए हुए थे उनमें से उनने 3 लोगों को चुना। तो जो पहला ड्राइवर आया तो उसने बताया कि मैं कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मैं 100 की स्पीड से गाड़ी को निकाल सकता हूँ। उन लोगों ने सुन लिया। फिर उसके बाद दूसरे को बुलाया गया। जब दूसरा ड्राइवर आया तो वो बोला मैं 6 फुट के गड्ढे में से गाड़ी निकाल सकता हूं, तो उसको भी सुना। फिर तीसरा ड्राइवर जब आया तो उसने बताया कि मैं 40 से और 60 के बीच की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, क्योंकि मैं स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता हूं और अपने मालिक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए मैं 40 से 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं। तो अब समझ में तो आ ही रहा होगा कि तीसरे ड्राइवर को ही चुना गया होगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी और संयम एक ये बहुत बड़ी विशेषता है, इसको हमें सुरक्षित याद रखना चाहिए, अपनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाई आपने। और कोई स्पीच स्टार्ट करने से पहले भी ये कहानी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दीप्ति जी, प्लीज आप आइए और आप बताइए। दीप्ति जैन।
हेलो, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्षमा जैन, क्षमा जी आप आइए। सर मैं बोलूं क्या? हाँ चलिए बोलिए दीप्ति। जय जिनेंद्र सभी को। भगवान कहते हैं उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद करके दिल से याद करना, और कहीं नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ, और कहीं नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। सर मैं अपनी स्टोरी शुरू करना चाहती हूँ। यह स्टोरी एक बच्चे और माँ की है। बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो उसकी माँ उससे बहुत तंग आ गई थी। वह डांटती थी, मारती थी, लेकिन वह बच्चा नहीं मानता था। फिर उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ उसको गांधी जी के पास ले गई और उन्होंने कहा गांधी जी से कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है। तब गांधी जी ने उनसे कहा कि आप 2 हफ्ते बाद आना। तो वह सोचने लगी गांधी जी ने मुझे 2 हफ्ते के लिए क्यों बोला। वह चली गई, 2 हफ्ते बाद गई। फिर गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाना। तो वह उस बच्चे ने इतने अच्छे से बात मान ली कि हाँ ठीक है मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। वह वापस चली गई, बच्चा ने गुड़ खाना बंद कर दिया। फिर उसकी माँ गांधी जी के पास दोबारा आई कि आपने मुझे 2 हफ्ते का समय क्यों दिया था। तब गांधी जी ने कहा कि पहले मैं गुड़ खाता था, लेकिन अब मैं 2 हफ्ते पहले मैंने भी गुड़ का त्याग कर दिया था या गुड़ खाना छोड़ दिया था। इस कहानी से यह शिक्षा कह रहे हैं बच्चों से कि एक काम खुद नहीं करना चाहिए, और हम सभी को भी ऐसा ही कि हम ऐसे काम करें जो को धन्यवाद। प्रीति जी आप वो वॉल्यूम बंद कर दीजिए। प्रीति जी, प्रीति जैन जी बिलासी से आप अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीप्ति जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कहानी। दीप्ति जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजुल जी को। राजुल जी प्लीज आइए और आपकी कहानी बताइए। जय हिंद सभी को। सर मैं मतलब एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। सर एक लड़की थी, वो पहली बार खाना बना रही थी, नॉर्मल खाना घर के लिए। तो वो सोच रही कि मैं कैसे बनाऊंगी, मैंने तो कभी बनाया नहीं है। पर उसने सोचा कि बनाना तो है ही, कैसे भी करो बनाना ही पड़ेगा ही। तो उसने कोशिश की और उसने बस बोले कैसे पाँव पड़े और बस बोले कि बस आज हमारी लाज बस रख लेना। तो बस बनाना शुरू किया। फिर जब खाने वाले आए उन्होंने बहुत तारीफ की कि ये तो खाना बहुत अच्छा बना है। तो उसने सोचा ऐसे कैसे बन गया, मतलब मैंने तो बहुत डर रही थी, कभी बनाया ही नहीं था, नमक का पता ना मिर्च का पता कि कैसे डालना है। पर सर उसको फिर अंदर से लगा कि हाँ मैंने मतलब डर ही नहीं, मैंने जब बनाया तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बनाया कि मैं कर सकती हूँ कोई काम, मुझे डरना नहीं है। तो सर उसको लगा कि जब हम ठान लेते हैं ना तो हम हर चीज कर सकते हैं, कोई भी काम हो। सर हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे अंदर डर निकल जाता है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, बस डरना नहीं है। बहुत बढ़िया राजुल जी, जोरदार तालियां इनके थैंक यू लिए। सर। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ संकल्प जी को। संकल्प जी आइए और आज की कहानी बताइए। जी सभी को सादा जय जिनेंद्र। ये कहानी है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बार एक पिता और बेटा घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो कुछ लोग कहने लगे कि देखो तो दोनों बाप बेटे घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और घोड़े को जो है सांस तक नहीं लेने दे रहा है। फिर जो है पिताजी उतर जाते हैं, फिर चलते चलते जाते हैं तो फिर कहते हैं कुछ लोग कि बेटा तो बैठा हुआ है और बाप जो है पैदल चल रहा है। फिर जो है बेटा उतर जाता है और फिर जो है पिताजी उसके बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर बोलते हैं जो है बेटा पैदल चल रहा है, पिताजी आराम से बैठे हैं। फिर चलते चलते फिर दोनों उतर जाते हैं, फिर दोनों जो है अकेले घोड़ा को पैदल चलाते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं देखो तो कितने मूर्ख हैं दोनों जन, ये घोड़ा भी है और पैदल चल रहे हैं। तो इससे ये शिक्षा मिलती कि हमें जीवन में किसी की बात को
लोग तो कहते रहते हैं हम अच्छा करेंगे तब भी करेंगे कहेंगे और बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। तो मतलब कि लोगों की बातों को ना देखते हुए अपन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है। सभी को बहुत सादा बढ़िया संकल्प जी, बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई है। जोरदार तालियां संकल्प जी के लिए। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ विधि जी, आप आइए और आपकी कहानी बताइए। विधि जैन जी। हेलो, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं शिवांगी जैन जी को निमंत्रित करता हूँ। शिवांगी जी आप आइए और कौन सी कहानी आज आपने तैयार की है बताइए। जय जिनेन्द्र सर, मेरा ना समझने में मिस्टेक हो गई थी। मुझे लगा कहानी ना वीडियो के द्वारा बतानी है, पर मुझे अभी जो कहानी अभी याद आई मैं वही कहानी सुना रही हूँ। सादर आमंत्रित है। जी सर, एक आदमी था जो मतलब शहर में फल बेचता था। फल बेचता था कैसे, मतलब वो लोगों को मूर्ख बनाकर सड़े फल बेच देता था। कोई उसकी दुकान पर फल लेने आता था तो वह मतलब बस स्टैंड के पास बेचता था। तो वह कहता था देखो तुम्हारी बस आ गई, ऐसे करके कहता था, और उनको धोखे से सड़े फल दे देता था एक दो ठो डाल के। ऐसा काम मतलब वह हर व्यक्ति के साथ करता था। तो उसे मतलब उसी के गांव का एक लड़का देख रहा था कि वह ऐसा काम ये रोज करता है। फिर वो गया उसके पास, बोला कि मुझे भी 1 किलो फल दे दो, ताजे फल। तो बोला हाँ ठीक। बोला एक भी सड़े नहीं निकलने चाहिए इसमें से, ऐसा करके बोला। ठीक। फिर बोलता हाँ हाँ बिल्कुल कोई सड़े नहीं निकलेंगे। उसको भी वह मूर्ख बनाने का करता है प्रयास कि देखो तुम्हारी बस आ गई है, पर वो नहीं, इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। वो अब कहता अब ये तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, नहीं मूर्ख ही नहीं बन रहा, मैं इसको कैसे वो मूर्ख बनाऊं सड़े फल देकर। तो वो कहता अरे देखो तुम्हारे फल गिर गए, वो गाय तुम्हारे पूरे फल खा रही है। तो वह अपने फल लेने चला जाता, उतने में वो बच्चा जो रहता है वो पूरे फल सबको बांट देता है। बोलता है देखो ऐसे ही बेईमानी करता है लोगों के साथ। तो सबको इसको फिर बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते थे। तो इसमें अपनी वो गलती मानता है कि मैं कुछ पैसों की लालच में लोगों के साथ बेईमानी करता था। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। सर धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया शिवांगी जी, जोरदार तालियां आपके लिए भी। कोई तैयारी नहीं की थी सर, बस हो गया, मैंने टीवी में वाली कहानी देखी थी तो याद आ गया। मैं भूल गई थी, मतलब मुझे लगा कि वीडियो बनाना है इसका। ये सब कहानियां याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर किसी को कोई बात समझानी है, कुछ इस तरीके से समझानी है कि वो उसके बारे में उसको सब कुछ याद रह जाए, तो कहानी से अच्छा जरिया दूसरा कोई नहीं। हाँ, तो जोरदार तालियां शिवानी जी के लिए। और जो भी होस्ट है ना अभी, उनको मैं विनती कर रहा हूँ कि कुछ 2-3 मैसेज आ रहे हैं हमारे ग्रुप में कि वो लोग जुड़ना चाहते हैं मगर जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए थोड़ा। तो चलिए, अब कोई बाकी है जिनको कहानी बोलना है? यस सर, हमें। हाँ, सादर आमंत्रित है रानी जी, आइए और बताइए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की कहानी का मेरा टॉपिक है आज का काम अभी करना। तो बहुत पुराने समय की बात है कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था, तो पांडव विजय हुए थे। तो जब क्या हुआ कि वहां पे फिर राजा बनाया गया, तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। तो एक बार की बात है कि अब राजा तो बन गए युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब हमें न्याय प्रिय राजा बनना है। तो उनने अपने दरबार में एक बहुत बड़ी घंटी लगा दी, और कि ताकि जो कोई भी आए तो हमें पता चल जाए कि यदि किसी को न्याय चाहिए तो घंटी को बजाएगा तो हम जल्द से न्याय कर दें, और इससे क्या होगा किसी भी समय पे वो न्याय कर सकेंगे। तो इससे उन्होंने घंटी लगा दी। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसे करते करते कुछ समय की बात है कि गरीब आया, किसान आया, तो उसने घंटी बजाया। तो शाम का समय था, उस समय युधिष्ठिर बहुत ज्यादा बिजी थे। तो उन्होंने नकुल से कहा कि आज उससे कह दो कि हम कल सुबह यहाँ पे कल न्याय कर देंगे। तो यह बात सुन ली भीम ने। तो भीम ने तुरंत जाके घंटी बजाने लगा, बहुत तेज, बार बार वो घंटी बजाने लगा। तो युधिष्ठिर कहता अब क्या हो गया, किसके लिए, अब घंटी कौन बजाने लगा। तो मंत्री गए, युधिष्ठिर ने बोला कि जाओ मंत्री आप देख के आओ कि कौन बजा रहा है। तो मंत्री देखने गए तो उन्होंने बोला कि भीम बजा रहे हैं घंटी। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम को ऐसा कौन सा संकट आ गया कि वो घंटी बजा रहे हैं। तो ऐसे में फिर युधिष्ठिर गए भीम के पास, तो उन्होंने पूछा कि भाई आज तुम्हें क्या हो गया कि तुम घंटी बजा रहे हो। तो युधिष्ठिर ने कहा
कि सॉरी भीम ने कहा कि दादा मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, आपने तो समय पे विजय प्राप्त कर ली है। तो उन्होंने कहा क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो मूर्ख जैसी, समय पे भी क्या कोई विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस बात पे भीम ने कहा कि दादा अभी तो आपने कहा उस गरीब से कि तुम कल आना, क्या आपने अभी देखा है, कल का समय देखा कि आप जीवित हैं या वो जीवित हैं, कि कल का समय आप देख पाओगे क्या किसान देख पाएगा। तो इस बात पे युधिष्ठिर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भीम तुम सच कह रहे हो, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्री को भेजकर उस किसान को बुलाया और उसका न्याय किया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो काम है कल पर नहीं टालना चाहिए, हमें तुरंत करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रीति जी, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। रानी, हाँ सॉरी रानी जी के लिए। प्रीति जी आप सादर आमंत्रित है, आप आइए। जय जैन सभी को। मैं आज बोली के ऊपर एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि जो इंसान जिस प्रतिष्ठा जिस पद पे होता है उसकी पहचान उसकी बोली करवा देती है। एक बार राजा, उसके मंत्री, सेनापति और सैनिक जंगल में खो गए। तो वो आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी एक जो तपस्वी थे वो तपस्या कर रहे थे पर उन्हें दिखता नहीं था। तो जब राजा ने आए ढूंढते ढूंढते तो राजा ने बोला, हे ऋषिवर आपने यहाँ से किसी को आते जाते देखा है क्या? तो वह बोले, हाँ मैंने आपके मंत्री, सेनापति और सैनिक अभी अभी इसी रास्ते से निकले हैं। तो उन्होंने कहा, आप देख तो सकते नहीं पर आपको कैसे पता कि वो मंत्री थे, सेनापति थे और सैनिक थे? तो उन्होंने कहा कि जो पहले एक व्यक्ति निकला तो उन्होंने कहा, क्यों रे अंधे तूने यहाँ रास्ते से किसी को जाते हुए देखा है? जो दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा, क्यों सूरदास तुमने यहाँ से किसी को निकलते हुए देखा है या यहाँ इस रास्ते से कोई निकला है? जब तीसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा, हे सूरदास जी क्या अभी अभी इस मार्ग से कोई निकला है? और राजन जब आप आए तो आपने बोला, हे ऋषिवर आपने यहाँ से किसी को यहाँ से इस रास्ते से अभी अभी कोई निकला है। मतलब चारों लोग की पद प्रतिष्ठा अलग अलग थी, उन्होंने अपने पद के अनुसार अपने वक्तव्य प्रकट किए। इसलिए मुझे उनकी वाणी से अंदाजा लगा कि कौन सैनिक है, कौन सेनापति है, कौन मंत्री है और कौन राजन। इस प्रकार हमें हमेशा अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए और हमारी जो वाणी है वह हमारी पहचान करा देती है कि हम किस पद किस प्रतिष्ठा पर हैं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही जोरदार, इनके लिए जोरदार तालियां। और अब कौन बाकी है? आर्यांशी जी आप बाकी हैं और मीनाक्षी जी। आर्यांशी जी आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए और अपनी कहानी बताइए। जय जैन सर, मेरी आज की कहानी है कि एक बार एक यात्री था जिसका सपना बचपन का सपना था कि उसको हिमालय की चोटी पर चढ़ना है। इसलिए एक दिन वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हिमालय की चढ़ाई करने लगता है। पर कुछ देर बाद ही वह काफी प्रयास करते करते उसकी हिम्मत टूटने लगती है और उसको लगता है कि वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकता। तभी वह वहां से एक बूढ़े आदमी को गुजरते हुए देखता है। तो वह उस यात्री के पास जाता है और बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहता हूँ, पर मैं तो अभी से थक गया। शायद मुझ में ना हिम्मत है और ना ही ताकत है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तब वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम अभी से इसलिए हार मान रहे हो क्योंकि तुम एक गलती कर रहे हो। तुम इसलिए थक गए हो और इसलिए निराश हो क्योंकि तुम अभी से। आर्यांशी जी आपका माइक बंद हो नहीं चुका है। अब बोलिए। आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है, अब आ रही है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम अपना छोटा छोटा कदम लेकर हिमालय की चोटी तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम सीधा सिर्फ हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए सोच रहे हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लेना चाहिए, जिससे वह आसानी से पहुंचा जा सकता है वहां तक।
बहुत ही बढ़िया आर्यांशी जी, बहुत ही अच्छी प्रभावशाली एक कहानी आपने सुनाई है, तो जोरदार तालियां आपके लिए। और अब कौन बाकी है? चलिए, अगर किसी को इच्छा है अभी भी कि कहानी सुनाने की तो वो आ जाए। चलिए, मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा, तो अब हम शुरू करते हैं। आप सबको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि आज मैंने आप सबको असाइनमेंट में ये कहानी तैयार करने के लिए क्यों बोला। किसी को भी ये क्वेश्चन हो और किसी को भी ये इसका आंसर शायद मालूम हो तो बता सकते हैं। आपको क्या लगता है किस लिए मैंने बोला कि आप सब एक कहानी तैयार करके लाना और बोलना? कहानी के द्वारा क्या होता है? बोलिए राजू जी, बोलिए। अपने विचार रखने के लिए कि हम अपने कैसे विचार रख सकते हैं। बहुत अच्छे। और कोई? सर, कहानी के माध्यम से हम अपनी बातें बहुत आराम से किसी को भी समझा सकते हैं और याद भी रहती है। यस, बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसलिए आप सबको कहानी बोलने के लिए बोला था कि आपने देखा होगा कि मैं 3 दिन से असाइनमेंट दे रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो असाइनमेंट क्लियर कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे हैं। और जो लोग कर भी रहे हैं उन सब में से ऐसा कौन है जिसने सैंडविच फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था उसका इस्तेमाल किया? सैंडविच फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि स्टार्टिंग होना चाहिए 15%, फिर 70% उसके अंदर हमारा जो भी डेटा है वो होना चाहिए और 15% क्लोजिंग होना चाहिए। मैक्सिमम मैंने देखा है तब तक सिर्फ और सिर्फ डेटा आ रहा है। मैं जो आपको सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना, उस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग भी नहीं ले रहे हैं, हम क्लोजिंग भी नहीं ले रहे हैं। अगर हमारे घर में सैंडविच बनाना है तो हम सिर्फ मसाला जो बीच का है वो दे देंगे किसी को, तो क्या उसे सैंडविच बोला जाएगा? क्या वो खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर हमारी स्पीच है उसे हम स्टार्टिंग और एंडिंग से नहीं सजाएंगे तो वो सुनने में कोई मजा नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग का एक पॉइंट ये भी है कि हम स्टार्टिंग कहानी से भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई विषय ऐसा दिया गया है और उस विषय के अनुरूप हमारे पास कोई कहानी है तो उस कहानी से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि पहले 4 सेकंड आपको मिलते हैं, उस 4 सेकंड में आपने अगर पब्लिक को पकड़ लिया, उनके माइंड पे कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। आपकी जो स्पीच है उसमें 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा किया, अगर कहानी से किया, किसी एग्जाम्पल से किया, किसी शायरी से किया। पर हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हमें सिखाया जा रहा है वही तो अप्लाई करना है। मैंने सैंडविच फॉर्मूला आप सबको सिखाया, तो आप सबका भी ये कार्य है कि कोई असाइनमेंट दे रहे हैं हम, तो जो हमको सिखाया गया है उसी के मुताबिक कर। हमें जो पहले से आता था उस तरीके से हम करेंगे तो ये सीखने का मतलब कोई नहीं बनता। ठीक है, तो जब हम कहीं पे भी सीखने के लिए जाते हैं तो माइंड पूरा खोल देना है। हमारी जो नोटपैड है वो पूरा कोरा रखना, क्लियर। उसके ऊपर कुछ लिख सकेंगे अगर क्लियर होगा। उसके ऊपर पहले से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसके ऊपर दूसरा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सब कुछ निकाल के आ जाना। जो भी पहले से हमें आता है वो सब निकाल दो। जो हम नया सिखा रहे हैं उसे सीखो और उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप सब एक कहानी करके आना। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने जो भी कहानियां बोली है वो सारी कहानियां बहुत ही अच्छी थी। वो सारी कहानियां ऐसी थी कि किसी भी स्पीच के आगे उसका यूज कर सकते हैं और लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। उसका एक दूसरा फायदा भी ये होगा कि कहानी जब आप किसी को बोलते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कहानी आपने सालों पहले सुनी थी। आप जब बोलने वाले हैं तो आपको पूरी कहानी आपके माइंड में फिट है, तो वहां कोई भी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर पहले 15% यानी कि पहली 50 या 60 सेकंड आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे 2 मिनट आप बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाओगे।
तो लोग आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपको सुनेंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी स्पीच में कहीं पे भी कोई भी लॉस नहीं आएगा और इतनी स्पीच उभर के आएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। तो यही हमको करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहानी बोला था कि करके आना। मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छी कहानी आपने बोली। पर अब जब आपको असाइनमेंट दिया जाए तो आप कहानी, एग्जाम्पल, शायरी कुछ भी डाल के शुरुआत कीजिए, और जब आपको एंडिंग करना है तब एंडिंग कैसे करना है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओपनिंग में आप सरप्राइज कर सकते हैं किसी को भी, कुछ भी ऐसी बात बोले जिससे सब सरप्राइज हो जाए। लोग जो इधर उधर देख रहे हैं, अपने मोबाइल में है, किसी और से बात कर रहे हैं, और आपकी बारी आ गई, आप स्टेज पे हैं, आपको कुछ बोलना है, तो आप उनको सरप्राइज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग इसके लिए मापदंड दिए गए हैं कि कहाँ से आप उनको सरप्राइज कर सकते हैं। आप उनको कोई बहुत ही अच्छा सवाल पूछ सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए। आप उनसे ये पूछिए कि क्या आप आज तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो सब लोग बोलेंगे यस। आप बोलिए क्या आप तैयार हैं कुछ ऐसा सीखने के लिए जिससे आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तो सब बोलेंगे यस। क्या आप सब तैयार हैं कुछ ऐसा जानने के लिए जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो सब लोग सीधा आश्चर्य में आ जाएंगे और आपके सामने देखने लगेंगे। तो उनका इंटरेस्ट गेन हो चुका, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई गोल्डन स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया कि शब्द संभल कर बोलिए। मैंने पहले शुरुआत की थी ना कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, उसी शब्द में औषधि और उसी शब्द में काम। तो ये हो गया एक गोल्डन स्टेटमेंट। ये गोल्डन स्टेटमेंट आप जब डालते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सुनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो आप बहुत ही अच्छा फील करने लगोगे, और आप अगर अच्छा फील करने लगे तो लोगों की तरफ आपकी फीलिंग पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेटा, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जरूरी है। डेटा कहाँ से इकट्ठा कीजिए? अगर आपको कोई विषय दिया गया है तो उस विषय का अभी करंट अफेयर क्या चल रहा है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी ताजा समाचार कौन से हैं उसको उससे कनेक्ट कीजिए, तो ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। आप पुराना पुराना जो कंटेंट है वही डालते रहोगे तो नहीं सुनेंगे लोग, पर अभी नया क्या हो रहा है उसको डालिए। जैसे श्रीलंका में क्या हो रहा है ये डालिए, पाकिस्तान में आपको सबको पता है कि राजकारण में क्या क्या चल रहा है वो डालिए। आप रूस और यूक्रेन का जो अभी बैटल चल रहा है उसका कुछ उदाहरण डालिए। तो ये सब अभी करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं ना उसको अगर आप डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्पीच को उभार पाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग हमेशा आपको 3 पार्ट में करना। क्लोजिंग जब आप कर रहे हैं अपनी स्पीच का तो 3 पार्ट में करना है। उसमें एक होगा स्ट्रॉन्ग समरी। स्ट्रॉन्ग समरी क्यों जरूरी है? आपने 2 मिनट पहले जो भी बोला है उसका एक समरी, यानी कि मेन पॉइंट जो है वो दूसरी बार बोल जाएंगे, तो लोग पूरा समरी कर लेंगे। पहले 2 मिनट आपने क्या बोला है वो वापस रिमाइंड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग समरी बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉल टू एक्शन, जो भी आपने बोला है वो चीज उन्होंने सुन ली, उनको याद भी है, पर कब तक याद रहेगी? 1 हफ्ते, 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। पर कॉल टू एक्शन जब आप बोलेंगे उनको, ये काम जो है उनको सिखाया गया है वो अब उनको एक्शन में लेना है, अपने जीवन में हर रोज उसका यूज करना है, जिससे क्या होगा कि उनकी आदत में ये आ जाए। तो कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। और उसके बाद उनको सवाल पूछिए, कुछ ऐसे सवाल के साथ उनको छोड़ दीजिए जिनसे उनके माइंड में ये सवाल घूमता ही रहे। तो क्या होगा कि वो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, हमेशा आपकी स्पीच सुनने के लिए वो लोग बेताब रहेंगे। और सैंडविच फॉर्मूला हमेशा यूज कीजिए। वो सैंडविच फॉर्मूला एक जान है, वो हार्ड है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अगर सैंडविच फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं और कितना भी अच्छा बोल लो आप, उसका कोई मायने नहीं, क्योंकि लोगों के पास टाइम है ही नहीं हमको सुनने के लिए। वो खुद के घर वालों को नहीं सुनते तो हमें क्या सुनेंगे। पर अगर हमको
ऐसा बनना है कि वो लोग हमें सुने, तो सैंडविच फॉर्मूला इज द मस्ट। उसके बाद मैंने 90 मिनट का फॉर्मूला भी आपको दिया था, वो 90 मिनट फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। पहले 30 मिनट आप बोलेंगे मिरर के सामने, तो आपका धीरे 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 क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कनेक्ट बढ़ता जाएगा। उसके बाद 30 मिनट जब आप फिर से बोलेंगे वही शब्द, तो एकदम कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे। और तीसरी बार जब बोलेंगे तब आप छा जाएंगे, आपकी खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं पे भी आप लड़खड़ाएंगे नहीं और किसी की मदद की जरूरत भी नहीं होगी उस वक्त। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। और जब आप कहानी सुना रहे थे ना आप लोग, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि जब आप खुद कहानी सुना रहे थे तब आप विजुलाइज कर रहे थे। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो कहानी आपके सामने से गुजर रही हो ऐसा आपको लग रहा है। जब दूसरे लोग कहानी सुना रहे थे तब आप उसको विजुलाइज कर रहे होंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको कि वो कहानी जो थी कि नाव में बैठे थे और नाव में बैठे थे, तब उनको पूछा गया कि आपने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आपके इतने साल पानी में चले गए। तो अब हम सबको ये विजुलाइज हो रहा था कि नदी के अंदर दो लोग हैं उनकी नाव में और दो लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विजुलाइज हो रहा है। तो जब तक आपकी स्पीच के अंदर कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसे शब्द नहीं होंगे, जब तक लोग विजुलाइज ना कर पाए तब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको कनेक्ट करना है तो विजुलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। तो विजुलाइजेशन वो ऐसा कुछ ना कुछ हमारी स्पीच में होना चाहिए जिससे लोग डिस्कनेक्ट ना हो, कहीं और ना जाए और हमारी तरफ ही ध्यान रख के सुने। और लोगों को हैरान करना है। हैरान करना है मीन्स अपने कोई ऐसे वाक्य से हैरान कर दीजिए, उनको आश्चर्य होना चाहिए, सरप्राइज हो जाने चाहिए। आप सबको पता है कोई फिल्म है वो, और फिल्म का अगर आप आधा पार्ट आपने देख लिया और आप विजुलाइज कर लेते हैं कि ये इसका एंड तो ऐसा ही होगा, तो जिन जिन फिल्मों का एंड लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो फिल्म आप सबने सुना होगा कि वो फिल्म फ्लॉप होती। पर फिल्म के आखिर में जो भी उसका एंडिंग है उससे लोग विजुलाइज ना कर पाए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि इसका एंडिंग क्या होगा, तो आप वो फिल्म हिट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बाहुबली, तो बाहुबली में आखिर में किस तरीके से छोड़ दिया था कि सब कुछ क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो सबके माइंड में वो सवाल था, जब तक बाहुबली 2 नहीं आया तब तक लोग सोचते रहे। उसके बाद केजीएफ था, अब केजीएफ 2 भी आया, तो केजीएफ भी जब क्लोज हो गया तब उसको सवाल के साथ छोड़ा गया था। तो केजीएफ 2 बहुत ही बड़ी हिट हो रही है अभी। उसी के जैसे पुष्पा आपने देखिए, पुष्पा के अंदर भी एंडिंग जब हुआ तो सवाल के साथ छोड़ दिया गया कि अब क्या होगा। तो पुष्पा 2 जो आने वाला है उसकी राह देख के लोग बैठे हैं। तो उसी तरीके से आपकी स्पीच भी ऐसी होनी चाहिए कि एक सवाल के साथ उन लोगों को छोड़। ठीक है, तो वो लोग आपकी स्पीच के लिए हमेशा ही आतुर रहेंगे कि क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, ये क्या करके हमें बताएंगे। तो ये सब कुछ अगर हमारे स्पीच में होगा तो हमारी स्पीच बहुत ही मजबूत होगी। ओके, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, आप विजुलाइज भी कर पाएंगे और उससे कुछ सीख भी ले पाएंगे। ठीक है, एक कोल्ड स्टोरेज था, वहां पे एक सुपरवाइजर था। सब लोग उस दिन चले गए, उसके बाद सुपरवाइजर अंदर था और किसी कामदार को ऐसा लगा, चौकीदार को ऐसा लगा कि प्लांट में कोई है नहीं, तो उसने बाहर से दरवाजा क्लोज कर दिया। अंदर से वो दरवाजा खोलने की कोई चाबी नहीं थी। वो अंदर जो सुपरवाइजर था उसने बहुत खटखटाया पर सुनने वाला कोई था नहीं, और वो कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट था। तो वो कोल्ड इतना होने लगा कि वो अपना मोबाइल भी बाहर भूल गया था, तो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। कितना भी खटखटाए कोई खोल नहीं रहा था, और वो धीरे धीरे ठंड में जाम होता गया, वो जमता गया उसका शरीर। तो वो बहुत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर कोई सुनने वाला था ही नहीं। उतने में एक चौकीदार दौड़ता दौड़ता आया और उसने खोला और सुपरवाइजर को बाहर निकाला, उसके हाथों को बराबर रगड़ा, गर्म किया, उसके बाद उसको कुछ चाय कॉफी सब पिलाया,
और उसके बाद वो होश में आया। होश में आने के बाद उसने पूछा कि मैं तो मरने वाला हूँ, तुम कहाँ से आ गए, तुमको कैसे पता चला मैं अंदर हूँ, तुमने मुझे मेरी जान किस तरीके से बचाई। तब वो चौकीदार ने बोला कि सर आप सालों से आते हैं, जब आप सुबह आते हैं तब मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जब आप जाते हैं तो मुझे गुड नाइट बोल के जाते हैं, पर आज पहली बार आप सुबह आए तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, पर आखिर में आपने गुड नाइट नहीं बोला, तो मुझे पक्का पता चला कि सर गए नहीं है और सब कुछ बंद है, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आया और मैंने। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें पहल करनी है, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आदमी। तो सुपरवाइजर ने पहल की और चौकीदार को हमेशा ही वो ग्रीट करता रहता था, उस वजह से उसकी जान बच गई। तो छोटे बड़े कोई भी हो, हमें उनके साथ कनेक्शन बना के रखना। तो इस तरीके से ऐसी कहानी सुना के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप सबको विजुअलाइज भी हो रहा होगा। मैंने जब कोल्ड स्टोरेज बोला, दरवाजा बंद हो गया, ठंड लग रही थी, चौकीदार आया, उसने खोला, हाथ रगड़ा, कॉफी पिलाई, तो ये सब आपके माइंड में पूरा पिक्चर सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन बहुत ही जरूरी है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और यूज द ह्यूमर। आपको सबको पता है ह्यूमर बहुत ही अच्छी चीज है कि जब आप अपनी स्पीच में उसको डालने की कोशिश करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उसमें बहुत बार ह्यूमर का यूज होता है, पर आप देखना स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमर होना अपने पे लेने चाहिए, सामने वाले पे नहीं। सामने वाले पे लेते हैं तब वो सामने वाला गुस्सा भी हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने पे लीजिए तो सब लोग हंसेंगे। और कभी भी ये मत करना कि मैं जो 5-6 पॉइंट अभी बताने वाला हूँ उस पॉइंट पे कभी ह्यूमर मत करना। एक तो होता है रिलीजन, यानी कि धर्म के ऊपर कभी भी कोई भी ह्यूमर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कास्ट, कोई भी उनकी कास्ट हो, सामने वाले की कोई भी कास्ट हो, कास्ट पे कभी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कलर, काला गोरा, इस पे नहीं होना चाहिए। चौथा है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसके ऊपर ह्यूमर नहीं होना चाहिए। पांचवा वल्गैरिटी भी हमारी स्पीच में कभी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शुद्ध शब्दों का प्रयोग हमेशा होना चाहिए। तो ये 5-6 चीजें हैं, उनसे बचना है। और उसके बाद हमें ह्यूमर डालना है, पर उसमें भी जब भी हंसाना है सब लोगों को, तो अपने ऊपर ह्यूमर। एज अ स्पीकर आपको खुद के ऊपर ह्यूमर लेके लोगों को हंसाना, और लोग हंसेंगे तो आपसे कनेक्ट करना। और सबसे ज्यादा कनेक्ट करने की चाबी है, वो है आपकी स्माइल। जितना ज्यादा आप स्माइल करेंगे उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्या बात। अगर किसी के बारे में हमें कुछ बताना है जो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये हमको बताना है, उनकी गलती है, तो किस तरीके से बताएंगे? उस तरीके से बताएंगे सामने वाले को गलत ना लगे, उसको बुरा ना लगे। जैसे मैंने आप सबको, मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने आप सबको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ये असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया, पर मैंने इस तरीके से तो नहीं बोला कि यार आप लोग नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, मुझे आपको नहीं सिखाना है। ऐसे तरीके से तो मैंने आपसे बात नहीं की। मैंने आपसे किस तरीके से बात की कि 500-1000 रुपए लेके हम जब किसी को सिखाते हैं तो उनका कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि उनसे हमने इतने पैसे लिए ही नहीं कि वो प्रायोरिटी में इसको ले। पर अगर हम किसी भी आदमी से 10,000 रुपए लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का, 10,000 रुपए पर पार्टिसिपेंट जब हम लेते हैं, तब वो लोग इतने ज्यादा इससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत दिया है तो अब तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। उस कनेक्ट होने के बाद वो लोग प्रायोरिटी में इसको लेते हैं, और प्रायोरिटी में लेते हैं तो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से आपको ये चांस मिला है कि 10-10 हजार रुपए भी आप देंगे तो ऐसा सेमिनार नहीं मिलेगा जो सेमिनार आपको मिल रहा है। तो उसको अच्छी तरीके से ग्रैब कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को आपके जीवन में उतारिए और अच्छा बोलना सीखिए। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा बोले, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है ये 1.5 घंटा जो मुझे बोलना है, जो मुझे आपको बताना है, उसके लिए मुझे कितनी तैयारी की जरूरत हो? मैं 6 घंटे तैयारी करता हूँ तब ये 1.5 घंटा बोल पाता हूँ आपके सामने, और आपको सिखा पाता हूँ कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से किया जाता है। तो 6 घंटे की ट्रेनिंग हम खुद लेते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा दे पाते हैं।
तो ये जो हमारी पूरी मेहनत है, उस मेहनत में 4 चांद आपको लगाने, हमें तो बोलना आता ही है, हमें सिखाना है आपको। तो हमारा जो कार्य है वो तभी सफल हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो अभी हंस रहे हैं, उनके फेस पे स्माइल दिख रही है मुझे, पर हाथ जोड़ के फिर से एक बार विनती करता हूँ कि प्लीज 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 जो असाइनमेंट दिया जाए उस असाइनमेंट को खत्म कीजिए। कोई भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी प्रोग्राम हो, पर अगर इसे प्रायोरिटी में लिया होगा तो आप इसे कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे। और जब तक हम प्रायोरिटी में नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे बड़े भाई के लड़के की आज शादी, आज अभी स्टार्ट है शादी, वो छोड़ के मैं 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को ये असाइनमेंट्स देने के लिए, ये सेमिनार देने के लिए। तो मेरे लिए शादी जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी में ये है कि जैन शिक्षा समृद्धि के मेरे सारे शिक्षक गण, मेरे सारे शिक्षक मित्र जो मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने आशा ये रखी है कि पुष्कर भाई हमें कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे हम बहुत ही अच्छा बोल पाएंगे, अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो ये हो, आपकी जो आशा है उसके ऊपर मैं खरा उतरूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को भी असाइनमेंट पूरा करना है, कुछ भी हो जाए, आपको अस्पताल में दाखिल भी क्यों ना किया गया हो, फिर भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मैं आप कोई भी कर सकते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे पास 1 मिनट का टाइम या 2 मिनट का टाइम नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं भी पिछले 18 साल से ये कर रहा हूं। सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आराम से परफेक्ट आ रही है सर। मैं पिछले 17-18 साल से ये कर रहा हूँ, तो आप सबको पता होना ही चाहिए कि ये 17-18 साल से ट्रेनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मुझे तो पता ही होगा ही ना कि कब मैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। कितना भी बिजी शेड्यूल में हूँ, आपको पता नहीं होगा, मैं कार चलाते चलाते मैंने सेशंस दिए हुए हैं। मैं किसी और बंदे को अपने साथ ले लेता हूँ, वो कार ड्राइव करता है, मैं बाजू की सीट पे बैठ के चालू कार में मैंने ये सेशंस लिए हुए हैं। तो प्रायोरिटी में क्या है वो बहुत बड़ी चीज है, तो आप लोग प्रायोरिटी में इसे रखिए, ठीक है। ओके, अब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की कुछ और बातें करते हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में 20% पार्ट होता है व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं उसका पार्ट सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% पार्ट होता है व्हाट यू फील अबाउट व्हाट यू नो, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो आपको पता है, उसके बारे में आप फील कैसे करते हैं, वो 80% है। अगर आप कुछ चीज जानते हैं पर अगर फील नहीं कर पाते उसको, तो सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाए। जब तक आप अंदर से फील नहीं करते, तो आपको जो बात पता है उसको फील कीजिए, पहले आप फील कीजिए तो दूसरों को फील करा सकेंगे। तो 20% होता है व्हाट यू नो एंड 80% होता है व्हाट यू फील अबाउट व्हाट यू नो। आप जो जानते हैं उसके बारे में फील क्या कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर से निकल के सामने वाले तक तभी पहुंचेगी जब आप खुद फील कर पाओगे, ठीक है। 3 मिनट रूल ऑफ नोडिंग, ये हमेशा याद रखिए। 3 मिनट, हर 3 मिनट में अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ जब बात कर रहे हैं तो नोडिंग करना जरूरी। नोडिंग यानी कि आपका फेस ऊपर से नीचे होना चाहिए, स्माइल आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए और सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको देख रहे हैं, आई कांटेक्ट। तो हाँ, तो वो लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर बहुत ही जरूरी। अब जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको खड़े होके वो वीडियो भेजना है। आप बैठे बैठे जब कर रहे हैं तो आपका जेस्चर पोस्चर मुझे नहीं दिख रहा है, आपके हैंड मूवमेंट्स भी नहीं होंगे। आप खड़े होकर आपके जो ये मस्तक है उसके सामने आपको आपका मोबाइल रखना है और फिर रिकॉर्ड करना है। तो आपका पूरा जेस्चर पोस्चर मुझे दिखेगा, आपके हैंड मूवमेंट्स दिखेंगे, आपकी आईब्रो क्या कितनी हिल रही है, आपके मुंह पे स्माइल कैसे आ रही है, आपके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ बहुत मैटर कर रहा है और इसकी बहुत जरूरी है। आपने क्या पहना है वो भी बहुत जरूरी है,
आपका स्माइल कितना है, आपका जेस्चर पोस्चर क्या काम कर रहा है, ये सब कुछ बहुत ही जरूरी है। अब हम सीखेंगे एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स। आप सब शिक्षक हैं, तो मुझे पता है आप सब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हायर सेकेंडरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पर 18 साल से बड़े जो लोग हैं, जो आपकी अगर ऑडियंस है 18 साल से बड़ी ऑडियंस है, तो आप उनको उस तरीके से नहीं सिखाएंगे जिस तरीके से आप अपने स्कूल के बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये लोग एडल्ट हो चुके हैं। एडल्ट लर्निंग प्रोसेस पूरा अलग है। अगर आप उन्हें इस तरीके से सिखाना शुरू करेंगे जैसे आप अपने स्कूल के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो लोग, उनका शरीर वहीं पे रहेगा पर माइंड कहीं और चलेगा। कुछ लोग मोबाइल में लग जाएंगे, कुछ लोग अंदर अंदर बातें करने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप भूल जाएंगे क्या बोलना। तो एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में हमेशा याद रखिए कि कितने साल के बच्चे हैं, ये ध्यान रखिए। उनको क्या क्या पसंद है वो आपको पता होना चाहिए। उनको अगर शायरी पसंद है तो शायरी से शुरुआत कीजिए। उनको कुछ ऐसी कहानियां सुनाइए जिससे वो लोग, उनकी उम्र के लोग कनेक्ट कर पाए। तो ये एडल्ट लर्निंग प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। उनके लिए ग्रुप एक्टिविटी करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज के बारे में उनको कुछ बता रहे हैं तो ग्रुप एक्टिविटीज करवाइए उन लोगों से, तो वो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ग्रुप में डिस्कशन करवाइए, 3-4 ग्रुप उनके बना दीजिए और उसमें डिस्कशन करवाइए, कोई एक सब्जेक्ट देंगे। तो अगर वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो भी आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। और ईच वन टीच वन, ये हमेशा याद रखिए। ईच वन टीच वन में क्या होता है कि आप उन लोगों को ही सौंपिए, कोई एक उनको सब्जेक्ट दे दीजिए और उनको बोलिए कि आपको जो भी पता है वो आप अपने बड़ी को बताइए, यानी कि 2 लोगों की टीम बना दीजिए। पहले इसको जो पता होगा, ए को जो पता है वो बी को बताएगा, उसके बाद बी को जो पता है वो ए को बताएगा। तो वो लोग इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग दोनों ने जो बात की है उससे जो भी निष्कर्ष निकलता है ना, वो निष्कर्ष उन दोनों को आके सबके सामने बताना। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को देंगे तो वो लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। ओके, मीडिएटर स्पीकर जो होता है ना, मीडिएटर स्पीकर वो हमेशा सिर्फ बोलता है, यानी कि टैग। मीडिएटर स्पीकर ऑलवेज टैग, यानी कि उसको जो पता है वो सब बोल देगा। गुड स्पीकर एक्सप्लेन। गुड स्पीकर जो होता है, यानी कि अच्छा स्पीकर होता है, वो एक्सप्लेन करके दिखाए तो लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। और सुपीरियर स्पीकर जो होता है वो डेमोस्ट्रेट करके देता है। तो सुपीरियर स्पीकर क्या होता है, वो पहले बोलेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद उसको डेमोस्ट्रेट भी करेगा। अगर आप किसी चीज को ऑडियंस के सामने डेमोस्ट्रेट करते हैं ना, तो ऑडियंस बहुत टाइम तक उसको कनेक्ट कर पाती है, उसको याद रख पाती है। और एक बार उसने ये चीजें अपने जीवन में उतार ली, आदत बना ली, तो वो हमेशा ये चीजें जो आपने पहुंचाई है उस तक, वो उसके लिए फायदेमंद रहेगी। और आप करवा सकते हैं क्या क्या, रोल प्ले करवा सकते हैं। 4 टीम आप बना दीजिए, उन लोगों को कोई ना कोई सब्जेक्ट दीजिए, उसके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट का एक रोल प्ले तैयार करने के लिए उन लोगों को दीजिए। तो क्या होगा, उनके अंदर भी जो शक्तियां हैं वो बाहर आएंगी। ठीक है, वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, नया नया कुछ विचार आएगा हमने जो सब्जेक्ट दिया है उसके ऊपर, और एक रोल प्ले तैयार करके वो सबके सामने वो रोल प्ले देंगे। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, वो बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती है जो आप करवा सकते हैं। प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करवाइए किसी भी चीज का। अगर प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वो लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, उसके अंदर, उन लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस ज्यादा। उसके बाद नीड रिस्पेक्ट। एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं या कोई भी साल तक के लोग हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट बहुत ही पसंद है। जितना ज्यादा रिस्पेक्ट आप उन लोगों को देंगे, उतना ज्यादा वो लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो लोग आपको देंगे। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। उन्हें कभी भी छोटे बच्चों की तरह मत सिखाइए। उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप कोई आदेश दे रहे हैं या आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जो उनको नहीं करनी है फिर भी करनी पड़ रही है। आप कोई भी चीज करवानी हो, इस तरीके से आप उनके सामने रखिए कि वो लोग हंसते हंसते इसको करें। उनको इतना ही सम्मान दीजिए क्योंकि वो सम्मान के बहुत भूखे हैं।
एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में ये हमेशा ध्यान रखना है कि सम्मान सबको बहुत अच्छा लगता है, तो सम्मानित करते रहिए। जैसे मैं आप सबको करता हूँ हमेशा, आप कुछ भी बोलते हैं मैं खुद तालियां बजाता हूँ, सबको बोलता हूँ कि आप भी बजाइए। क्यों? क्योंकि ये करने से उनके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बार जब मैं बोलने को बोलूंगा तो वो सामने से हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे। मोटिवेशन और आएगा। यस, ये इनिशिएटिव है, ये जरूरी है, सम्मान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद सवाल जवाब। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि हम जब भी कोई विषय पे बोलने जाते हैं ना कहीं पे, उसके बाद आखिर में एक क्वेश्चनरी राउंड होता है। हम जो भी कुछ बोलते हैं उसके बाद हम एक ओपन फोरम रखते हैं, जब उसमें ऑडियंस हमको सवाल पूछ सकती है जो भी उसके माइंड में है। तो उस सवाल जवाब से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पता तो है कि क्या सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो सवाल पहले से तैयार करके जाए। मान लो कभी ऐसा सवाल आ गया जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो आप जब वो सवाल पूछ रहा है तब वो नॉडिंग दीजिए, हाँ आगे बताइए, हाँ आगे बताइए, इस तरीके से तो वो बताते जाएंगे। तो उस दरमियान आप जवाब सोचते हैं, आपको टाइम लगेगा। उस टाइम में भी आप तैयार नहीं कर पा रहे तो क्या होगा कि जब उनका सवाल खत्म हो गया उसके बाद उनके सवाल को फिर से आप दोहराएंगे। तो जब आप बोलेंगे कि हाँ आप ये कहना चाहते हैं सो एंड सो, आपका सवाल ये है, वो बोलने के बाद आप उनसे पूछिए कि क्या यही सवाल है आपका, तब वो बोलेंगे हाँ मेरा सवाल यही है। तो ये दूसरा टाइम आपको मिल गया सोचने का। तो ये तब तक आपको जवाब आ ही जाएगा, आपका बैकअप माइंड जो है वो आपको जवाब दे देगा। और अगर अभी भी आपके पास जवाब नहीं आ रहा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आगे आने वाले सेशन में मैं इसका जवाब देने ही वाला हूँ, मेरा जो सेशन है उसके लिए अंदर ये इंक्लूड ही है, मैं अभी से ये कह दूंगा तो नेक्स्ट सेशन में आपको मजा नहीं आएगा। ऐसा कह के आप नेक्स्ट सेशन तक बढ़ा सकते हैं और बीच में जो ब्रेक आपको मिलेगा उस ब्रेक में आप उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सवाल ऐसा हो जाए जो आज का जो टॉपिक है उसके बाहर का, तो आप बिंदास बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक से बाहर का सवाल है, तो इसका आंसर यहाँ हमें नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो पर्सनल हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर्सनल सवाल के लिए मुझे पर्सनली मिली। ठीक है, यहाँ पे वो सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, ऐसा करके भी आप टाल सकते हैं अगर जेन्युइन। तो ये बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स हैं जिससे आप सवाल से बचकर निकल सकते हैं, और सवाल के जवाब आपको आने चाहिए। जो भी आपका विषय है उसके ऊपर जो भी सवाल आ रहे हैं उसके जवाब पहले से तैयार करके हमें जाना है। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा कौन बताएगा? सबको सिर्फ दो दो चीजें बतानी, ठीक है। सबसे पहले कौन बताए? बिंदु जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए कोई दो ही चीज। सर हमको ऑडियंस कुछ भी कभी भी स्पीच शुरू करते हैं तो कोई कहानी या कोटेशन या कुछ ऐसे मतलब बात से शुरू करने की ऑडियंस हमारे संग कनेक्ट हो जाए और वो हमको बहुत आराम से सुने, मतलब उनका एक क्यूरोसिटी बढ़ जाए हमारे लिए कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा बता रहा है। और दूसरा, हमको उनको सम्मान पूर्वक वर्ड यूज करना चाहिए, मतलब ऐसे उनको मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों की तरह उनको ट्रीट ना करके हमको उनको एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और रेस्पेक्ट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बिंदु जी। तो अभी जब भी आपका असाइनमेंट आएगा, आपका वीडियो आएगा, तो मुझे उसमें दिखना चाहिए आपने सैंडविच फॉर्मूला डाला है, आपने शुरुआत अच्छी तरह से की है और लास्ट भी किया है, और बीच में जो मैंने डेटा दिया है वो डेटा बीच में होना चाहिए, सिर्फ डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जोरदार तालियां आपके लिए। रश्मि जी सादर आमंत्रित है, आप बताइए कोई सर दो चीज। क्वेश्चन है। हाँ जी सर बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर एक टॉपिक की तो ये है कि जो मेच्योर बच्चे होते हैं ना उनके साथ साथ सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, और दूसरा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लोग ना अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कनेक्ट होते हैं और उसी के साथ साथ वो अपने मतलब बोलने के तरीके से ही कनेक्ट होके और अपनी बात को सुनते हैं और अपनी बात पर फोकस डालते हैं। तो इसलिए सर बॉडी लैंग्वेज और बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़े बच्चों को अपना सम्मान बहुत जरूरी होता है। सर मैं तो दूसरों का क्या बोलूंगी, मुझे तो खुद मेरा ईगो हर्ट होता है तो मुझे गुस्सा आ जाते हैं। तो ये लगता है कि हाँ सबको सम्मान इक्वल मिलना चाहिए।
ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज पे कुछ 1-2 पॉइंट्स अभी बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत काम है। बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जी सर। दूसरा ये जरूरी है कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके सामने देख रहे हैं। आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी एक बंदे या एक बंदी की तरफ आपकी आंखें नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं सबको लगना चाहिए कि आप उन्हें देख रहे हैं। इसके लिए एक मेथड है, वो मेथड है कि पूरा जो ऑडियंस है उसको आप 6 भाग में डिवाइड करें, 6 पार्ट। ठीक है, तो आपके माइंड में ही 6 पार्ट हो जाने चाहिए। आपको क्या करना है, पहले इस पार्ट में, फिर विजुअल किसी भी और पार्ट में, फिर किसी भी और पार्ट में, इस तरीके से 6 अलग अलग पार्ट में आपको देखना है। तो उस पार्ट वाले जो लोग हैं उनको लगेगा कि ये मेरे सामने देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आपके जो ये दोनों हाथ है, ये हाथ हमेशा कार्य करते रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये हाथ यहाँ तक क्लोज हो और इतना ही हाथ हिले, ऐसा नहीं। यहाँ से हाथ को खोलना है, ठीक है, और इस तरीके से बात करना। तो जब आपका असाइनमेंट अब आएगा आप सबका, तब आपके हाथ खुले मुझे दिखने चाहिए। जेस्चर पोस्चर, आपको खड़ा रहना किस तरीके से है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, ये सब भी बहुत जरूरी। आपके बाल कैसे बने हुए हैं, ये सब कुछ बहुत जरूरी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है। जब तक बॉडी लैंग्वेज नहीं काम करेगी तब तक आप कितना भी अच्छा बोल लो, नहीं काम करेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी जो शब्द है उसके साथ काम करने चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं ये जमीन और ये आसमां, तो आसमां जब बोलेंगे तभी हाथ ऊपर होना चाहिए। जमीन बोल रहे हैं तो हाथ नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जमीन और ये आसमां, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में डाला है किसी ने? राजू जैन जी बताइए। सर क्वेश्चन था एक, वो बोलिए बोलिए। रिक्वायर टू एक्शन समझ नहीं आया हमें ठीक से, थोड़ा आप समझा देंगे? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है पूरी। कॉल टू एक्शन आपने बताया ना कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके बाद समरी के बाद हम कॉल टू एक्शन देते हैं। समरी ना, समरी में क्या होता है? जब क्लोजिंग करते हैं सर, क्लोजिंग करते हैं उसको आपने बताया ना 3 पार्ट में बांटते हैं, उसी में जो सेकंड टॉपिक है वो नहीं समझ में आया। क्लोजिंग पार्ट में फिर एक बार बता देता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग समरी है एक तो, और सेकंड में क्या है? एक तो क्लोजिंग सेशन में आपको स्ट्रॉन्ग समरी रखनी है, बराबर। फिर है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि क्या, कि आपने जो बोला है ना वो लोग के एक्शन में आना चाहिए। होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को कुछ भी ऐसा सिखाते हैं जो वो उसके जीवन में बहुत काम आता है, पर वो चीज उस मोटिवेट भी होता है, पर होता क्या है, वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको भूल जाता है। पर वो अगर उस चीज को एक्शन में ला दे, यानी कि अपने रोज बरोज का जो जीवन है उसके अंदर उतार दे, उसकी आदत के अंदर डाल दे, तो वो हमेशा के लिए उसको याद कर पाए। तो आपको कॉल टू एक्शन करना है, यानी कि उनको एक बार फिर से कॉल करना है यानी कि बताना है कि एक्शन में क्या क्या चीज लानी है। जैसे मैं हर बार पूरा जो होता है हमारा तब समरी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूँ कि ये चीजें अगर आपने याद कर ली तो आज का जो पूरा सेशन था वो आपको याद रह जाएगा। उस तरीके से आपको ये करना है। क्लोजिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग समरी, सेकंड है कॉल टू एक्शन, और तीसरा गिव क्वेश्चन, यानी कि सवाल के साथ छोड़ दो। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा कि आज क्या सीखा? मैं ही यहां से नाम ले लेता हूं। टीना जी आप बताइए। यस सर। सबसे पहले तो जब भी हम शुरुआत करते हैं कुछ भी स्पीच वगैरह की, तो कुछ अगर लाइन से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सीखा है। और सभी को सम्मान देना जरूरी है।
और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा स्माइल अपने फेस पर करना, ये सीखा हमने आज। ओके, आपने बहुत अच्छा सीखा है। अभी जो नेक्स्ट हमारा सेशन आने वाला है वहां पे आपका कंपटीशन, ठीक है। उस कंपटीशन के लिए हमने 3 विषय का चयन किया है। वो अभी जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं आप सबको ग्रुप में डालने वाला हूँ कौन से 3 है, और आपको पारितोषिक भी बहुत ही बढ़िया दिए गए। पहला नंबर जो आएगा उनको 1500 रुपए देने वाले हैं, दूसरे नंबर को 1000 रुपए, तीसरे नंबर को 500 रुपए देने वाले, ठीक है। तो ये पारितोषिक भी आपको मिलने वाला है। और आप जिस तरीके से पार्ट लेंगे और आप जिस तरीके से बोलेंगे उसके ऊपर मेरा भी परफॉर्मेंस जज होने वाले हैं कि मेरा परफॉर्मेंस क्या था, मैंने आपको क्या सिखाया, ठीक है। तो आप इतनी अच्छी तैयारी करके आना कि सबको लगे कि नहीं, ये पुष्कर भाई ने जो सिखाया ये लोग सीख रहे हैं। तो मेरी भी यहाँ पे इज्जत का सवाल, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप सबको बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी है, इसे प्रायोरिटी में लेना, ठीक है। एक बार फिर से मैं अभी क्लोजिंग कर रहा हूं, तो क्लोजिंग समरी कर रहा हूं और आपको 5 चीजें ऐसी बता रहा हूं, जो 5 चीजें अगर आपने याद कर ली तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लोगों को हमसे जोड़ने के लिए क्या करना है। लोगों को हमसे जोड़ने के लिए क्या करना है, तो ओपनिंग करो कहानी से, शायरी से, एग्जाम्पल से, और कहानी ऐसी होनी चाहिए जो विजुलाइज कर सके, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या ना करें। तो पब्लिक स्पीकिंग में कभी भी कास्ट, कलर, धर्म, इन सब चीजों के ऊपर आपको कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करनी है जब आप ह्यूमर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है वर्बल, वोकल और विजुअल जो स्पीच है उसका जो परसेंटेज है वो हमेशा आपको याद रखना है। तो वर्बल जो है उसका परसेंटेज कितना होगा, आपको क्या लगता है? आप जो स्पीच हम दे रहे हैं उसका जो अगर वर्बल है, वर्बल यानी क्या, पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है। वर्बल यानी क्या, कौन बताएगा? वर्बल यानी जो हम बोल रहे हैं ना उसे वर्बल स्पीच कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वोकल। वोकल यानी जो आपका टोन है, जिस तरीके से मैं किसी एक चीज पे दबाव दे रहा हूँ, कोई चीज बड़ी आसानी से धीरे से बोल रहा हूँ, कोई चीज बहुत भारी आवाज से बोल रहा हूँ, तो ये जो आरोह अवरोह है ना उसे बोलते हैं वोकल। और तीसरा है विजुअल। तो वर्बल जो आप बोल रहे हैं, वोकल जो आप आरोह अवरोह कर रहे हैं, और विजुअल जो आप उनको विजुअलाइजेशन दे रहे हैं, ये 3 चीजें होती है। तो वर्बल स्पीच जो है उसका सिर्फ 7% है जो लोगों पे असर करता है। यानी कि जो आप तैयार कर रहे हैं ना स्पीच पूरी लिख के, वो सिर्फ 7%, बाकी 38%, 38% होता है वोकल। जो आप आरोह अवरोह का यूज कर रहे हैं ना, वो 30%, 38% सामने वाले के दिमाग पे असर करता है। और बाकी जो विजुअल्स है उसमें है जेस्चर, पोस्चर, आपके कपड़े, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, ये सब कुछ असर करता है, और वो असर करता है 55%। तो आपके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके बाल बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए होने चाहिए, आपकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उस तरीके के हाव भाव आपके फेस पे आने चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट होने चाहिए, आपका शरीर हलन चलन में होना चाहिए, आपका जेस्चर पोस्चर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब 55% असर करता है। तो ये परसेंटेज हमेशा याद रखिए, ठीक है। चौथा, एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल, ये हमेशा ध्यान रखिए। एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल में दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए, उनके पसंदीदा विषय कौन से है वो विषय पे हमें उनको सिखाना चाहिए। ये सब कुछ होता है एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स में। और 5वां, लोग हमारी स्पीच को विजुअलाइजेशन करें, ऐसा क्या करना चाहिए? तो ऐसी कहानियां, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास होने चाहिए जो हमारा जो भी विषय है उस विषय को कनेक्ट करे, और उससे कनेक्ट करके पूरा विजुअलाइजेशन हम कर पाए। ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसे उदाहरण हमें देने, ठीक है।
तो ये 5 चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो अब हमारा जब भी सेकंड सेशन है, उस सेशन में आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके आना है, क्योंकि उस सेशन में हमारे बहुत ही अच्छे आमंत्रित मेहमान भी आएंगे, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, उसके साथ 2 जजेस भी आएंगे। वो लोग जज करेंगे आप क्या बोल रहे हैं, आपका जेस्चर पोस्चर कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपने स्टार्टिंग कैसे किया, आपने एंडिंग कैसे किया, आपने सैंडविच फॉर्मूला अप्लाई किया या नहीं किया, आपने ह्यूमर का अप्लाई किया या नहीं किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके फेस पे स्माइल है या नहीं, ये सब कुछ वो लोग देखेंगे। और उसके बाद किसी 3 लोगों को हम विजेता घोषित करेंगे और उनको उनका पारितोषिक देंगे। तो उसमें मेरी भी एग्जाम है, ठीक है। तो मेरा एग्जाम जो आने वाला है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं भी पास कर लूं, ये सब देखने की जिम्मेदारी आपकी। तो 3 सब्जेक्ट तो मैं अभी जैसे ही खत्म होगा मैं आपको भेज रहा हूं, आप देख लेना। उसका सैंडविच फॉर्मूला यूज करना है, 90 मिनट का जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो भी यूज करना है। आप आपके मिरर के सामने खड़े होके आपको प्रैक्टिस 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 करनी ही है। 3 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, इन सब के साथ आई कांटेक्ट के साथ आपको तैयारी करनी है। 3 सब्जेक्ट जो दे रहा हूं उसी में किसी एक सब्जेक्ट पे बोलना है, तीनों सब्जेक्ट पे नहीं बोलना, किसी एक सब्जेक्ट पे बोलना है। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उस सब्जेक्ट पे आप तैयारी कीजिए, उसके मुताबिक एग्जाम्पल्स ढूंढिए, उसके मुताबिक कहानियां ढूंढिए, उसके मुताबिक आप शायरियां ढूंढिए, वो भी डालिए, अच्छे अच्छे गोल्डन क्वाट्स डालिए और आपकी जो स्पीच है उससे बहुत ही बेहतरीन बनाइए। और बहुत ही प्रैक्टिस करने के आने के बाद 3 मिनट सिर्फ आपको बोलना है। 3 मिनट बोलने के लिए 30 मिनट की तैयारी होनी चाहिए और 30 मिनट की तैयारी के लिए 90 मिनट आपको 90 मिनट जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। और 90 मिनट तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मैं विनती करता हूं कि हम प्रार्थना के साथ इसको क्लोजिंग करेंगे। अगर होस्ट अभी है तो आप प्रार्थना करवाइए और आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करेंगे। जय जिनेंद्र। होस्ट अगर नहीं है तो टीना जी आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप प्रार्थना करवाएं। अपना माइक ऑन कर दीजिए। स्क्रीन शेयर सर। स्क्रीन शेयर तो नहीं हुई दूसरी। स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि होस्ट नहीं है। तो जिसके पास हो, संकल्प जी अगर आपके पास हो तो आप प्रार्थना करवाइए। ठीक है जी सर। हाँ जी बोलिए। दूसरी ये सर वो कराएं। चलिए हाथ जोड़ेंगे। जिन देव आपके पावन मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मन को हरते अतः बनी माँ जिनवाणी। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन, इसीलिए हमें मन वचन से करते मानते तुम्हें नमन। जय बोलिए दोसांग जिनवाणी माता की जय। तो आप सबको फिर से एक बार जय जिनेंद्र और बेस्ट ऑफ लक कंपटीशन के लिए। और आपको अभी एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको फिलअप करके देना है और कंपटीशन की पूरी विगत जो भी है मैं डाल रहा हूं, आप वो भी देख लीजिए। किसी एक विषय पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी करके आना है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादा जय। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सभी को।